चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था, कंडीशनल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपके साथ अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? उसको देखते हैं। फिर सभी ने 13.1 कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, पहले वो करते हैं, ठीक है? चलिए। और सभी के सभी साथ साथ लिखिए मेरे। ठीक है, अभी कंडीशनल के अंदर भी क्या आ गया? डिपेंडेंट आ गया कि अगर ये होगा तो हमें ये करना है, ऐसे आया तो हमें ये करना है, ठीक है? डिपेंडेंट आ गया, ठीक है? देखिए, चलिए फटाफट लिखिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। सर फिर तो इसमें वो होगा ना कि बार बार हेड आएगा तो इनफाइनाइट सैंपल साइज बनेगा ना। इनफाइनाइट क्यों बनेगा बेटा? अगर मैं टॉस करता हूं, या हेड आएगा या टेल आएगा। एक ही बार करना है, एक ही बार।
ठीक है, अगर हेड आ गया तो कॉइन टॉस कर देंगे, टेल आया तो डाइस, बस उसके बाद खत्म। वो अंटिल नहीं वर्ड यूज कर रहा कि अंटिल ऐसे करते रहो, ठीक है। ओके सर। चलिए अब इसका एक हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, बहुत इजी है। तो मैंने यहां पर बना लिया कि मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है। अब उसमें हेड आ सकता है या फिर वो टेल आ सकता है। अगर हेड आया, उसने कहा कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। तो मुझे फिर से एक कॉइन टॉस करना है, तो अब इसमें फिर से एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर मेरे पास टेल आया तो मुझे एक डाइस थ्रो करना है, तो इसके साथ क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक्सपेरिमेंट बन सकते हैं। तो मेरा सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस वो बन गया एच 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 टी, एच एच या फिर एच टी, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये मेरे पास वो हो गया सैंपल स्पेस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। ओके जी, अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। बोल भी दिया फाइंड द कंडीशनल है, ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of the event that the dice shows a number greater than 4। यानी मेरे पास इवेंट हो गया, मेरे पास इवेंट जो हमें फाइंड करना होता है, यानी ग्रेटर देन नंबर 4 बोल रहा है, ग्रेटर देन नंबर 4 यानी 5 और 6। इसका मतलब ये कब आया होगा, जब टेल आ चुका होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, T5 और T6, T5 और T6 बनेगा, सिंपल। अच्छा, जो इवेंट F है, जो मेरे पास गिवन है, गिवन उसने मुझे क्या रखा है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, यानी कम से कम एक टेल तो हो। तो इसमें से टेल ढूंढो, कौन कौन से है, ये भी है HT, ये भी है T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो हमने E भी बना लिया जो हमें फाइंड करना है, मैंने वो भी बना लिया जो गिवन है, मैंने आपको ये सिखा चुका हूं। अच्छा जी, अब मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिया E इंटरसेक्शन F, तो वो क्या आ रहा है, दैट विल बी T5 और T6, ये आ गया, ठीक, बहुत सिंपल है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F निकालना है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 कितनों में से आ रहे हैं, 1 2 3 8 में से आ रहे हैं। तो यहां पर लग जाएगा दैट इज 2/8, ठीक है, बोलना नहीं, ठीक है, दैट इज 2/8। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F या किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालना छोड़, क्या ये वाला जो स्टेप है मैंने ठीक किया है या गलत किया, एनीवन? ये वाला जो स्टेप है वो गलत है। सर गलत क्यों है, यही तो कर रहे थे आप पहले भी, कि अगर ये 2 आ रहे हैं, सैंपल स्पेस को हम टोटल मानते थे और इससे हम टोटल से फेवरेबल को डिवाइड कर देते हैं। ये हम तब करते हैं जब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। सर मतलब, अब ध्यान से देखना, हेड आने की टेल आने की, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो, कॉइन की हेड आने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, और ये क्या है, हाफ, हाफ हाफ होगी प्रोबेबिलिटी। जब हम उससे आगे मूव करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, उससे मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ इनटू में हाफ, क्योंकि इसके भी 2 वो थे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, वो कितनी होगी, दिस इज 1/4 और 1/4, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। यानी HH और HT की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/4 1/4। तो सर फिर इनकी, तो मैंने कहा ये 1/2 है और ये डिवाइड हुआ है कितने में, दैट इज 1/6 में। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1/12। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/12। तो सैंपल स्पेस के अंदर मैं ध्यान से देखूं तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सर सेम तो नहीं है। इन दोनों की 1/1/4 है, इनकी 1/12 है, तो प्रोबेबिलिटीज आर नॉट सेम। तो मैं ये डायरेक्टली 2/8 नहीं लगा सकता।
तो फिर क्या करेंगे सर, आप ध्यान से देखिए। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज, जो सैंपल स्पेस में इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, तो हमें प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी पड़ती है। मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो वो क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी T5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, मतलब दिस इज 1/12 प्लस 1/12 विच इज इक्वल टू 2/12, कैंसिल होने पे 1/6। क्या ये बात क्लियर है सभी को यहां तक? यस सर। ठीक है, ओके। अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। अगर मैं ई बाय एफ करता हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी T6। इज दैट क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना है, दिस इज 1/4, ये है 1/6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी क्या होगी, 1/12 होगी। तो मैं 1/12 ऐड कर रहा हूं, 1/12 1/12 1/12 1/12 और 1/12। इज दैट क्लियर? चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस, इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं 6/12। आप कैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, बस मेरा लिखकर आपको मैं बता रहा हूं कि आपको लिखना है ऐसे। अब पूरा एलसीएम लेना चाहते हो, पूरा एलसीएम ले लो। मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा सॉल्व कर लिया, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6/12 लिख लिया। ठीक है, अब मैं सीधा एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू में 9/12 विच इज इक्वल टू में दैट इज 3/4। ठीक है, 3/4। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू में 1/6 अपॉन में 3/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू में 18 यानी 6 इंटू में 3 और ऊपर आ जाएगा 4। ये कटेगा कितने में, 3 पर, ये जाएगा 2 पे, तो आंसर विल बी 2/9। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2/9। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये वाला, ये डायग्राम बनाना आ गया सभी को। अगर एच टी होगा, हेड आया तो हेड टेल बनेगा, और ये आया तो अगर मेरे पास एक हेड आ चुका है तो उसके बाद क्या आता है, 2 में डिवीजन हो रही है, तो अगले की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी हाफ ही होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एच एच की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। ठीक है ना, क्योंकि पहला आएगा तभी तो हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। नहीं तो आप 2 कॉइन के वो बना सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, 2 कॉइन के बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे टी से यहां पर आना है, तो मैंने यहां पर तो 6 डिवीजन हो रही है, तो एक की कितनी होगी, 1/6। तो टोटल निकालने के लिए 1/2 इंटू 1/6 दिस। तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा था, बिकॉज पूरे सैंपल स्पेस में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। जब सेम होती है तो हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सब में प्रोबेबिलिटी सेम नहीं थी। फिर हम क्या करेंगे सर, ई और एफ बनाया, इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन में जो मेरे पास पॉइंट दे रखे होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करूंगा। T5 T6 वो यहां पर आ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो हम दोनों ने उसको ऐड कर लिया। अगर मैं यहां पर F देखूं, तो F में तो HT भी आ रहा है और ये भी आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 और सबकी कितनी है, 1/12। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर फॉर्मूला लगा दिया जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अब उतारिए। सर ये एक बार टॉस करने के बाद एच और टी आया, और इसके बाद भी तो फिर हो सकता है ये हेड आया इसके तो बाद फिर हम एक और बार कॉइन टॉस करें। हाँ बाबू उसने अंटिल यूज नहीं किया कि करते रहो करते रहो करते रहो, उसने कहा अगर आया तो ये करो, अगर ये आया तो ये करो, बस खत्म। उसके बाद इनफाइनाइट वाला ही नहीं है ये। इज दैट क्लियर? यस सर। थोड़ा फास्ट करना।
सर बोलो बेटा। सर वो डिफाइन के बाद क्या लिखा आपने, डिफाइन है इसके बाद? डिफाइंड एज बिलो। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। सर 1/6 आंसर। करेक्ट आंसर है। चलो मैं करके दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। देखो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। उसने कहा अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस, 3 बार हमने थ्राइस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 1 1 2 एंड सो ऑन, जब तक 6 6 6 नहीं आ जाता। ठीक है ना? तो टोटल आउटकम्स होंगे इसमें, आपको बना के नहीं दिखाना। तो टोटल आउटकम्स होंगे, आप सभी को पता है 216। कैसे? 6 इंटू में 6 इंटू में 6, आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, 216 हमें बना के नहीं दिखाने। तो कुछ ऐसे आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है यहाँ पर? सबकी? यस सर, सबकी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हम हमारे पास वो डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है कि ये होगा तो वैसे करेंगे। सीधा सीधा इंडिपेंडेंट दे रखा है, फेंको और आंसर निकालो। तो 216 आउटकम्स बनेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है कि दैट विल बी ऑन द थर्ड डाइस, वो है 4 4 आना चाहिए। आगे तो कुछ भी आ सकता है, तो मेरे पास ए वाला इवेंट बनेगा 1 1 4, पीछे हमेशा 4 ही फिक्स होगा। आगे आ सकता है 1 2 4, ठीक है, 1 3 4 1 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे कितने बनेंगे? 36। तो दैट इज 36 आउटकम्स, क्योंकि यहां पर आगे ही दो वेरी कर सकते हैं। आगे आगे, पीछे तो फिक्स कर रखा है 4, वो तो 4 वही होगा। तो वो कैसे आएगा? दैट इज 6 इंटू में 6 इंटू में 1, तो दैट विल बी 36। मैं आपको साइड में लिख के भी दिखा रहा हूं कि आपको याद रहे। आगे और पीछे, यहाँ पर पहले दो में 6 आउटकम्स, इसमें भी 6 आउटकम्स, कुछ भी आ सकता है। पीछे उसने फिक्स कर रखा है, यानी तो उसका एक ही आउटकम होगा, यानी 4, तो आंसर विल बी 36। अब बी इवेंट बनाते हैं। तो बी देखो, बी में उसने क्या कह रखा है? कह रहा है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5th ऑन द सेकंड, यानी ये तो फिक्स ही कर दिया उसने, 6 5। तो आगे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 6 5 2 आ सकता है, 6 5 3 आ सकता है, 6 5
4 आ सकता है, 6 5 5 आ सकता है, 6 5 6 आ सकता है। तो ये 6 आउटकम्स बनेंगे, 6 आउटकम्स। और वो कैसे आएंगे? क्योंकि अगर फिक्स कर रखा है तो वो सिंगल होगा, यानी 1 इंटू में 1 इंटू में 6, यानी बस पीछे ही मैं वेरी करा सकता हूं, आगे तो फिक्स है। तो टोटल कितने बनेंगे? 6। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स बने। और ऐसे ही अगर आपको ये बनाने हैं, बना के दिखाने नहीं, घर पे बैठ के अगर आप बनाना चाहते हो तो 36 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? यहाँ पे वेरी हो सकता है नंबर, यहाँ हो सकता है, ये तो फिक्स है। ऊपर जो 16 बनाएंगे वो तो सब में आ सकते हैं, तो सारे वेरी कर सकते हैं, तो 216। पर मुझे करना क्या है? करना देखो देखो, मुझे निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी बी हो चुका है। बी मतलब 6 और 5 पहले से आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं सिंपल एक ही लाइन पे लिख सकता हूं 1/6, पर करके देख कैसे दिखाना। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पर अगर मुझे डायरेक्टली, जैसे किसी ने बोला 1/6, क्यों बोला उसने 1/6? क्योंकि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 6 5 हो चुका है, मुझे 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द थर्ड, ठीक है। किस में से? बी में से। जब बी हो चुका है, तो बी हो चुका है मतलब जब बी हो चुका है तो मुझे 6 5 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितनों में से? 1 2 3 4 5 6। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया इसका। पर अगर हमें फॉर्मूले से करना है तो हम ये करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे बताइए क्या आ रहा है? सर 6 5 4 बस वही एलिमेंट आएगा। सिर्फ ये आएगा 36 5 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ए इंटरसेक्शन बी की? दिस इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 216, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेयर आएगा। अगर एक पेयर आएगा तो 1 अपॉन में 216 सैंपल स्पेस टोटल, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अच्छा जी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगेगा हमारे पास, बी में कितने हैं? 6, तो 6 अपॉन में 206 डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज 1 अपॉन में 216 अपॉन में 6 अपॉन में 216 कट गए, तो आंसर विल बी 1/6। सिंपल, ठीक है ना। तो बस आपको सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए, कहां से कैसे वेरी कर रहा है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो उतारो फटाफट। सर एक बार एग्जांपल 4 समझा देना। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। यस। तो बहुत इजी है बेटा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर, एक बार। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। चलो आप एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए सभी की सभी। मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आप क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, आपको क्वेश्चन घर पे बैठ के आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए क्वेश्चन में देखो मुझे क्या बोल रहा है। कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स है बेटा, जिसमें से उसने बोला है कि 430 गर्ल्स हैं, 430 गर्ल्स। तो बताइए बॉयज कितने होंगे? 570। 570 बॉयज होंगे, ठीक है। टोटल अगर इतने हैं तो हमारे पास, अब वो इसके बाद में कहानी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कह रहा है 430 में से जो 10% है, ठीक है, जो 10% है, ठीक है, 10%,
वो 12th क्लास में, 12th मतलब 43 गर्ल्स इसमें होंगी, 430 में से 43 गए, कितने बचे? ये समझ में आ गया तेरे को हर्ष? हर्ष बेटा, यस सर आ गया। चलो अब देखते हैं वो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। ये हमने छोटा सा एक डायग्राम बना लिया इसके लिए। अब वो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। हमने 12th में से कोई भी एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गिवन दैट द चूजन गर्ल इज अ गर्ल, चूजन, ठीक है? आप ध्यान से सुनना, मुझे प्रोबेबिलिटी, पहले मैंने वो निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इन क्लास 12th, वो क्या होगी बताइए? सर 430 by 100। 43 अपॉन में 430। अच्छा सॉरी, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली गर्ल्स की, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? दिस इज 430 अपॉन में 1000। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन पर चेक कर लेता हूं। अब ठीक है सर। चलो अब दिख रहा है सभी को? यस सर। चलिए अब करके देख रहे हैं। तो मैंने क्या निकाल लिया, अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज की तो कुछ बात कर ही नहीं रहा, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैंने क्या निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं सीधा डायरेक्टली आपको बताना चाहूं, डायरेक्टली मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस है, ये मेरे पास ये हो गया, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस, वो मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो मुझे निकालना होता है, ठीक है, जो निकालना है वो मुझे निकालना है गर्ल इन क्लास 12th, गर्ल इन क्लास 12th, वो कितनी है? दैट विल बी 43। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज 43 अपॉन में 1000 होगी। अगर मैं एफ को मानता हूं, दैट विल बी नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है? नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है? दैट विल बी 430। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा? 430 अपॉन में 1000। मैंने क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, गिवन दैट इट इज अ गर्ल, एफ इज गिवन, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। तो वो क्या बनेगा? 43 अपॉन में 1000 अपॉन में 430 अपॉन में 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 43 अपॉन में 430 कैंसिल होगा, तो 1/10 आंसर आ गया, सिंपल। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो गर्ल है वो क्लास 12th में है, ठीक है? और गिवन क्या है? इट इज अ गर्ल, सिंपल, ठीक है? हर्ष क्लियर है बेटा? यस सर सर ये ठीक बस है। ये निकालने में मेरे को दिक्कत हो रही थी सर, समझ नहीं आ और रहा तू था। डायरेक्टली भी कर सकता है कि 430 में गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 12th में है, तो 43 अपॉन में 430, 43 अपॉन में 430, वही आया यस आंसर। सर। ठीक, चलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर हम 430 में क्यों लेंगे? हमें तो यूं बोला हुआ है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? उसने बोला है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी
पढ़ो, ध्यान से पढ़ो फटाफट एक बार। यस सर, वहां पर दिया हुआ है कि वो गर्ल ही है। तो गर्ल में से ही देखेंगे ना अब। यस सर, यस सर। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रब कर रहा हूं मैं। इसके लिए क्वेश्चन उतार लेना बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। चलिए आप क्वेश्चन उतारिए, सॉल्व मैं करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। मेरे पास सैंपल स्पेस दिया हुआ है, पहले तो मुझे नंबर्स दिया हुआ है। नंबर्स, दिस इज 1 2 3 अप टू 11, ठीक है। सैंपल स्पेस मैं बना रहा हूं, सैंपल स्पेस वो बन सकता है 1 2। मैं दो नंबर कोई भी पिक कर सकता हूं, एनी टू नंबर, 1 2 उठा लिया, 2 1 उठा लिया, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। कितने हो सकते हैं, दैट इज 11 C2। याद आया, हम जब भी सिलेक्ट करते हैं दो नंबर तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो 11 में से मैं कोई भी दो सिलेक्ट कर सकता हूं, एनी टू। तो इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे पास, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 11 C2, ठीक है। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। पर अब मुझे दिया क्या हुआ, ठीक, उसने कहा टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर 1 टू 11 इफ द सम इज इवन। यानी हमें गिवन है कि उन दोनों का सम क्या रहना चाहिए, इवन। सबसे अच्छी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कि सम इज इवन, सम इज इवन। और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, निकालना है कि दैट विल बी बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स आर ऑड। अब ध्यान से देखते हैं, बोथ नंबर्स आर ऑड, यानी मैं इवन और ऑड कैसे बना सकता हूं, ध्यान से सुनिए। यानी सम इवन कब हो सकता है, जब दोनों नंबर इवन हो, तभी इवन आएगा आंसर। यानी इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, पता है सर, ये तो हम आराम से पता है। पर एक और बात, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, इवन प्लस इवन भी इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। आप करके देख सकते हो, जैसे 2 प्लस 4 6 होता है, 3 प्लस 9 12 होता है। तो दोनों तरफ से ऑड ऑड करूंगा, पर ऑड और इवन को ऐड करो, जैसे 3 और 4 को ऐड करो तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऑड और इवन जब ऐड होते हैं तो ऑड आंसर आता है, तो इन दोनों से इवन आ सकता है। तो सर मतलब क्या है इसका, देखते हैं। मेरे पास नंबर दे रखे हैं 1 2 एंड सो ऑन 11, तो मैंने इसमें से ऑड अलग कर लिए, इवन अलग कर लिए, ठीक है। दिस इज 1
3 5 7 9 11 2 4 6 8 10। अगर इनमें से मैं कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लूं, एनी टू नंबर, तभी इवन आएगा सब। तो मैंने लगा दिया इसके लिए दैट विल बी 6C2, इसके लिए दैट विल बी 5C2। अगर इनमें से मैं कोई दो नंबर पिक कर लूं तो सम इवन आएगा। अगर इनमें से मैं कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लूं तो क्या आएगा, तब भी इवन आएगा। तो इवन आने के लिए ये बन गया हमारे पास, इवन आने के लिए दैट इज 6C2 प्लस 5C2, ये आ गया हमारे पास। और अगर दोनों नंबर ऑड है तो ऑड के लिए क्या हो गया, ओनली 6C2, तो इसके लिए आएगा ओनली 6C2। कि गिवन है इवन ही होना चाहिए और दैट विल बी ऑड आने की कितनी होगी, दैट इज 6C2। तो निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे E बाई एफ निकालना है, तो वो लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन दैट विल बी 6C2 ही होगा। तो दैट विल बी 6C2 होल अपॉन में 11C2 होल अपॉन में F की प्रोबेबिलिटी 6C2 प्लस 5C2 अपॉन में 11C2। 11C2 से 11C2 कट गया, तो दैट विल बी 6C2 प्लस 11C2 बनाना इसका, सॉरी 5C2। सभी को आता निकालना, ठीक है। 6C2 कितना होगा, 6 5 30 15 15 प्लस ये होगा 10, तो आ जाएगा 15 अपॉन में 25 विच इज इक्वल टू में 3/5। ठीक है, बस ये लॉजिक मेरे को आपको समझाना था कि दैट विल बी ऑड प्लस ऑड का सम भी इवन होता है और इवन प्लस इवन का भी सम वो होता है। तो हल्की सी मैंने इसमें कॉम्बिनेशन लेके समझाया। एनी डाउट? सर वहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था वो दोनों को, 6C2 और और वो केसेस है, केसेस है, केसेस। केसेस मतलब जब केसेस होते हैं तो ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते। ये पूरी पूरी जॉब कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इनमें से दो सिलेक्ट कर लेता हूं ऑड में से, तो ऑड वाली एक जॉब अलग है, वो कंप्लीट हो गई। जब हम दूसरी जॉब उठाते हैं तो ऐड होता है। जैसे हमारे पास हमने कमेटी प्रॉब्लम पड़ी थी, तो कमेटी अगर हमने बना दी तो उसके साथ कमेटियां जो अदर होंगी वो ऐड होंगी, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। ओके सर। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए। चलिए रब कर रहा हूं मैं। थोड़ा यस गैप देके टॉपिक कर दूं, रब कर दूं। यस सर। तो लास्ट का रब मत करना। कोई बात नहीं, उतार लो आप आराम से।
सर डन। चलो चलिए टॉपिक डाल लीजिए, थोड़ा सा गैप देके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जो जो चीजें बताऊंगा प्लीज अच्छी तरह सीखना, और ये बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? ठीक है, पेन डाउन रखो, इधर देखिए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये होता है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो गया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये हो जाएगा। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? प्रोनाउंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, ए एंड बी। इसको बोलते हैं हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड। देखो ध्यान से, पहले हमने बी को निकाल लिया, बी हो चुका है, फिर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब बी हो चुका है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। एक्चुअल में ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां पर 2 रेड है और 3 ब्लैक है। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक निकालना है। अब यहां पर भी 2 चीजें आ जाएगी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। सर मतलब, देखते हैं अगर विद रिप्लेसमेंट करेंगे या विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी मैं कर रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं क्या, विदाउट कभी भी आए तो मैंने अपनी जेब में डाली, मैं वापस डब्बे में डाल ही नहीं रहा हूं, यानी मैंने बॉल निकाल के साइड में रख दी। विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, बॉल लेंगे, देखेंगे, डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, देखो क्या होगा। तो अभी हम कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मुझे पहले रेड एंड ब्लैक लिखा हुआ है, तो पहले हमें रेड निकालनी है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी लगेगी सर? 2/5 लगेगी। इंटू में, इंटू लगा हुआ है। अब रेड हो चुका है, निकाल के रख दिया। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ब्लैक की निकालनी है। कौन मुझे बताएगा ब्लैक की क्या होगी? 3/4। 3/4, क्योंकि रेड निकल चुका है। और मैंने क्या बोला है? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट। तो बॉल एक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं विद रिप्लेसमेंट बोलता तो लगता 2/5, फिर यहां क्या लगता? 3/5। सिंपल। ठीक है, तो अभी मैंने एक हिंट दिया, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है इसके। ठीक है, चलो आप पहले इतना लिखिए।
सर डन। चलो मैं रब कर रहा हूं फिर। नोट बनाइए सभी के सभी इसके नीचे फटाफट। नोट का फर्स्ट पॉइंट, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, ए एंड बी एंड सी। तो देखो कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं हम हमेशा। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले ए लिख लेगा, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेगा जब ए हो चुका हो, इनटू में पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, फिर हमने बी निकाला क्योंकि ए हो चुका है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी सी when A and B both are occurred, when that is probability of C when both A and B are occurred। तो मैं लिख रहा हूं इसके नीचे आपके लिए। ठीक है, this is probability of A, probability of A, this is probability of B when A occurred। इसको क्या बोलेंगे? This is probability of C when both A and B occurred। सिंपल। इसको क्या बोलेंगे? This is probability of A and B and C। ठीक है, तो आप मेरे लिए इसके लिए बना सकते हो probability of A, B, C and D। ठीक है, चलो बना के दिखाओ, लिखना नहीं है बस अब इसके नीचे क्या बनेगा फॉर्मूला, अब बना के दिखाइए। बोलना नहीं, आप बनाइए। ठीक है, अब फॉर्मूला तो आप आराम से लिख सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी है इसके। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखना सीख गए। ठीक है ना, तो ए निकाला, बी व्हेन ए इज अकर्ड, सी ए एंड बी अकर्ड, डी ए बी सी बोथ, यानी तीनों के तीनों ऑल ऑफ थ्री आर अकर्ड। चलिए थर्ड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए एंड बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक है, इसी के अंदर नोट बना रहा हूं, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाई दिया हुआ है, इसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि इंटरसेक्शन मुझे फाई दिया हुआ है। नहीं, जब इंडिपेंडेंट बोले इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए एंड बी, ये वाला जो भी हमने लिखा है वो किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने उसके नीचे नोट बना दिया है। दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, जिसको हम डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट्स, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, डिसजॉइंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलो देखो फटाफट। सर फिर इनमें डिफरेंस क्या है? किस में बेटा? सर इन दोनों में। किन दोनों में बेटा? सर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और ए बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, आपने ये पढ़ रखा है ना 11th स्टैंडर्ड में
कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन होता है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में गिवन होता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बच्चों के दिमाग में चलता है कि उनका इंटरसेक्शन 5 दिया हुआ है। 5 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये दिया हुआ है। ओके सर। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उसका मतलब ये गिवन है हमें, ये नहीं, 5 नहीं दिया हुआ। 5 अगर दे रखा होगा तो हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बोलते। ठीक है? ओके सर। हाँ। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, एक बार प्रूफ दे रहा हूं, भूलोगे नहीं कभी। अभी हमने ये पढ़ा था कि a बाई बी ये इसके इक्वल होता है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? दिस इज पी ए इंटू में पीबी के बराबर। अगर इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन इसके बराबर है, डिवाइड कर देते हैं, ये कट गया तो आंसर आ जाएगा, यही लिखा हुआ मैंने। ठीक है, दूसरा आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ऑल आर सेम। ध्यान से सुन लो एक बार। अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो वो लग जाएगा दैट इज ए नॉट इंटू माई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सुनो ध्यान से इधर, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उनके नॉट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। यानी अगर यहां पे लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली पेपर में, बोर्ड्स में यूज कर सकते हो। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा हुआ है और ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। फटाफट लिखिए।
ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, चारों के चारों, ऑल आर सेम, चारों के चारों सेम है। ठीक है, तो जहां पर ए लिखा होगा ए लिख दोगे, बी लिखा होगा तो बी लिख दोगे। अब मैं इसका एक प्रूफ करा देता हूं, बाकी आप सारे खुद कर सकते हो। आप पहले आराम से लिख लीजिए। चलिए फटाफट लिखिए। डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक बार। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, अब ध्यान से देखो। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज ई एंड एफ नॉट निकालना है। आप सभी को पता है, आपने सेट्स चैप्टर पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड में। ये मैंने दो सेट्स बना दिए, दैट इज ई, दिस इज एफ, और ये सभी को पता है ये होता है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ। अगर मुझे ई नॉट एफ निकालना है तो मुझे ये वाला सेट निकालना पड़ेगा, यानी ई लेना है, एफ नहीं लेना। तो ये वाला सेट होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यानी अगर मैं पूरे ई में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो ये वाला निकल आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस ई नॉट एफ को, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये लिख सकता हूं। मुझे गिवन दे रखा है सर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं आएगा? कहां पे बेटा? सर ऊपर वहाँ पे एफ आएगा ना, क्योंकि एफ नॉट है। हाँ मुझे एफ नहीं चाहिए ना बेटा, मुझे ई चाहिए, तो ये लिखा जाएगा ओके ना। सर। मुझे एफ Yes, नहीं चाहिए, नॉट एफ। ठीक है, तो मुझे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर। ये कहां दे रखा है इसने मुझे, ये चीज कहां लिखी हुई है? सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है गिवन। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये हमें पता ही है, तो मैं इंटरसेक्शन की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो विच इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में 1 माइनस एफ क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट। यानी इसका मतलब अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, देन ई एंड एफ नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर मेरे पास ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, चाहे फिर वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए नोट हो, चाहे बी नोट हो,
ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, अगर हमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। थोड़ा फास्ट उतारिए। चलो ट्राई करके देखिए, रब कर रहा हूं मैं। चलो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो वही गिवन लिख लेते हैं। गिवन मुझे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है, यानी मुझे गिवन है कि दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इसके बराबर। ठीक है, ये मुझे गिवन दिया हुआ है। मुझे टू प्रूफ क्या करके दिखाना है, मुझे टू प्रूफ करके दिखाना है कि ए नॉट और बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, यानी मुझे प्रूफ करना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट चेक कर सकते हो, उसी का प्रूफ करा रहा हूं। ठीक है, ये बोर्ड में आ सकता है 3 मार्क्स में, तो हम देख लें। तो ध्यान से देखिए प्रूफ। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है। ये लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर दोनों पे नॉट लगे हो तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा के पूरे पे नॉट लगा सकते हैं, पर बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। अब मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, अगर मेरे को नॉट पूरे टोटल से हटाना हो तो वो 1 में से माइनस हो जाएगा। अब मुझे ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है भाई, वो होता है 1 माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की मुझे वैल्यू दी हुई है तो रख देते हैं, which is equal to 1 minus this is probability of A plus probability of B minus probability of A dot probability of B। ठीक है ना, इंटरसेक्शन की वैल्यू इज गिवन A और B, वो रख दी मैंने। अब इनमें से जो तुम्हें लगता है कॉमन निकालना वो निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, तो B निकाल लेते हैं। तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस, यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा इधर,
दिस इज इक्वल टू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये हो जाएगा ए नॉट, तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये बन जाएगा दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। इन दोनों को क्लब कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये तो ऐसे लिख देते हैं। तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इन दोनों को क्लब किया है तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कॉमन आ रहा है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी नॉट बन जाएगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, और ये क्या चल रहा था, ए नॉट बी नॉट का, ये हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल। तो हमने बस जस्ट हमें ये पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ 1 में से माइनस होता है, बाकी तो हमने सॉल्व किया, ठीक है, बहुत इजी है, ये 3 मार्क में आ सकता है। और जनरली इसके ऊपर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है, उतार लो। सर और भी करा रहे हो अभी आगे कुछ? अभी देख रहे हैं बेटा, तुम इतना तो करो। सर 8-17 हो गए। कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, तुम्हारे चक्कर में आज मैंने वो शाम वाली कैंसिल की हुई है क्लास, तुम करो अभी। आज ही बेस थ्योरम कराओगे? नहीं आज तो नहीं, आज क्या कह रहे हो, आज क्या प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं सर, बेस थ्योरम। अरे अभी तो बहुत दूर है, अभी कम से कम 2 या 3 क्लासेस और लगेंगे इस पे, क्योंकि 4th और 5th तो कैंसिल हो चुकी है एक्सरसाइजेस, ठीक है ना, तो अभी 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा भी आपको करा के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो आप यहां तक कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप 13.2 अटेम्प्ट करके देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी के ऊपर बेस्ड, पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप 13.2 ट्राई करके बैठना और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड बाय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बाबू।